नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आज हम बात करेंगे हम लोग में शिक्षा के मुद्दे की और उससे जुड़े हुए एक ऐसे पहलू की जो शायद आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा रहता है। सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल। जी हां, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट की जो पूरी की पूरी लड़ाई है, इसको लेकर एक रस्साकशी खींची रहती है, क्योंकि जो अधिकारी हमारे पूरे देश का लेखा जोखा तय करते हैं, जो नेता हमारे देश की तकदीर बनाते हैं, वो अपने खुद के बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। और इसी को देखते हुए जब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को देखते हुए जब एक याचिका दायर की गई, तो अदालत ने उस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जो अधिकारी, जो नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो कॉन्वेंट स्कूल की जो फीस अदायगी होती है, दंडात्मक कार्रवाई जो है, उस फीस के अनुमान, उसकी राशि को लेकर भी की जाएगी। तो आखिर अदालत का क्या ये फैसला वाकई में स्कूलों की तकदीर बदलेगा? क्योंकि जब किसी अधिकारी के खुद के बच्चे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर थोड़ा और संजीदा होगा। वहां पर रहने वाला स्टाफ भी खौफ के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा डिसिप्लिन होगा। लेकिन क्या अदालत का ये फरमान ही वाकई में शिक्षा की इस बिगड़ती व्यवस्था को ढर्रे पर ला सकता है, या फिर कहीं ना कहीं शिक्षा के इस आधारभूत ढांचे में ही कई ऐसी खामियां हैं, जैसे कि आपके पास स्कूल्स में सुविधाएं नहीं है, लैब्स पूरी नहीं है, और तो और आपके पास टीचर्स भी पूरे नहीं है, आप टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी क्लासेस में फुल्ली क्वालिफाइड टीचर जहां जरूरत होती है, आपको छोटे टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हुए नजर आएंगे, कम क्वालिफिकेशन वाले टीचर जो हैं वो पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ इस फरमान से सरकारी स्कूलों की तकदीर जो है बदल सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना पसंद किया। हमारे साथ एक ऐसे समाजसेवी भी हैं और वरिष्ठ लेखक भी हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए कामकाज किया है। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल जो है वो जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद ये पूरी बहस शुरू हुई है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सरकारी स्कूलों में सीटें खाली और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की मारामारी। शिक्षा के स्तर में यह असमानता कोई नई बात नहीं है। जानकारों की माने तो ये सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम की दुर्दशा का। लेकिन अब इसी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नेताओं, नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़वाना अनिवार्य किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगले सत्र से इस फैसले को अमल में लाया जा सके। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। माना जा रहा है कि अदालत के इस फैसले का मुख्य मकसद सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारना है। मसलन अगर नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो उन स्कूलों के लिए अच्छी पॉलिसी बनेगी। नौकरशाह इन स्कूलों में काबिल टीचर्स की नियुक्ति करेंगे। सरकार भी इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाएगी। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार होगा और उनकी जो वहाँ पर जो शिक्षक आएंगे वो अच्छे आएंगे, गुणवत्ता में सुधार होगा पढ़ाई की। सत्ता पक्ष में बैठे उच्च पदों पर जो लोग हैं, उनके परिवार और सरकारी अधिकारी जो उच्च पदों पर, उनसे इसकी शुरुआत की जाए। एजुकेशन की दुर्दशा है, उसका कारण यही है कि जो हमारे नेता, अधिकारी और बड़े लोग वहाँ बच्चे नहीं पढ़ाते, कोई देखभाल नहीं करता, वही बच्चे जाते हैं जो मजबूरी जिनको कहीं नहीं जा पाता। ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। लोगों के बीच एक आम धारणा है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूल बेहतर शिक्षा देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़कर ही IAS टॉपर रहे हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी एक मिसाल है, जिन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने भी सरकारी स्कूल से प्राइमरी शिक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वडनगर हायर सेकेंडरी स्कूल से तालीम ली है। फिलहाल अदालत के फैसले ने यूपी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है और सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रही है। अदालत के फैसले को लेकर लखनऊ IAS IPS एसोसिएशन की भी नींद उड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि सरकार को चलाने वाली ये नौकरशाह आगे की रणनीति तय करने में जुट गए हैं। टीम न्यूज नेशन।
चलिए आपको बता दें, ये नौकरशाह अपने बच्चों के लिए खास स्कूल जो है वो चलाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। उसमें दाखिला कराने के लिए आपको किसी ब्यूरोक्रेट की संतान होना बेहद आवश्यक है। यानी कि अपने बच्चों के लिए तो आलीशान सहूलियतों वाले खास 5 सितारा स्कूल होंगे, लेकिन जब अदालत कहेगी कि आप उन स्कूलों में क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं जिनकी किस्मत आपके फैसले, आपकी रणनीतियां जो हैं वो तय करती हैं, तब वो उस फैसले के खिलाफ ही अपील की बात करते हैं। लेकिन क्या इस भर से सब कुछ बदल जाएगा? क्या वाकई में जिस तरह से अभी हमने उदाहरण देखा सुंदर पिचई का, हमने उदाहरण देखा कलाम साहब का, नरेंद्र मोदी जी का, क्या वाकई में असली टैलेंट को अच्छे स्कूल की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है? वो कहीं भी अपने हुनर को निखार सकता है। इन तमाम पहलुओं पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। हमारे साथ रेखा देवी हैं, गुलाब सिंह जी की पत्नी हैं। गुलाब सिंह जी वो एमएलए हैं दिल्ली के, जिन्होंने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूल में डालने का फैसला किया। ये फैसला सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक भर है या वाकई में उसके भीतर भी कुछ उनकी सही मंशा छिपी हुई है? इस पर उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एस एन वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने एक जाने माने मशहूर लेखक हैं, न जाने कितनी ही किताबें जो है वो लिखी हैं, साथ ही सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर निरंतर जो है वो काम करते रहे और खुद के अपने बच्चों को उन्होंने तमाम साधन और सुविधाएं और आर्थिक संपन्नता होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और जेएस राजपूत जी हैं हमारे साथ, पूर्व डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, और हमारे साथ गुलाब सिंह जी भी खुद जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा गुलाब सिंह जी आप ही से है। कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, और आपने अपने घर से ये करके तो दिखा दिया कि अपने बच्चे को निजी स्कूल से निकालकर आपने सरकारी स्कूल में डाल दिया है, लेकिन क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? बिल्कुल आपने सही सवाल फरमाया, और मैं मानता हूं कि चुनाव में जब वोट मांगते वक्त हम सभाएं करते हैं, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और सभाओं में ये कहना कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हम नए सरकारी स्कूल खोलेंगे, हम बजट को दुगना करेंगे, ये कहना बहुत आसान है। और मैं मान लेता हूं कि अगर पार्टी अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आप काम अच्छा, ठीक है, आप स्कूल पे खर्चा भी कर देंगे, आप नए स्कूल खोल देंगे, लेकिन जब अपने बच्चे पर फैसला करने की बात आती है तो निश्चित तौर पर वहां कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन है वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। तो कम से कम आपने जो बात कही उसमें ये तो आप मान लीजिए कि अगले 5 साल तक कम से कम हमें तो कोई चुनाव, फिलहाल किसी चुनाव में आने वाले 1-2-4 महीने के अंदर तो मुझे कम से कम वोट फिलहाल तो नहीं चाहिए। अगर मुझे वोट चाहिए होता तो लास्ट के 6 महीने में मैं बिल्कुल लास्ट के साल में सोचता कि मैं अपने बच्चे का जो चलिए, बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही गुलाब सिंह जी। मैं आपकी नियत में सवाल नहीं उठाती हूँ, लेकिन जरा मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि दिल्ली के स्कूलों में, क्योंकि मेरी माँ जो है वो खुद दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचर है, इसलिए बहुत भली भांति वहां की स्थिति को मैं समझती हूँ। आपको मालूम है कितनी शॉर्टेज है टीचर्स की? कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर टीचर्स जो है नहीं मौजूद है। मैं खुद जिस स्कूल से पढ़ी हूँ वहां पर टीचर्स की शॉर्टेज है, और उस बाबत हमने मनीष सिसोदिया जी को ट्वीट भी किया। आप टीचर्स तो भर नहीं रहे हैं, सिर्फ एक शो अप से, फोटो अप से क्या काम हो जाएगा क्या? टीचर तो स्कूल में है नहीं, आप टेम्परेरी बेसिस के टीचर से पढ़ाते हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है, आप टीचर्स के एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, आप रिक्त पदों को भर नहीं रहे हैं काबिल शिक्षकों से, और आप सिर्फ अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालकर साबित क्या करना चाह रहे हैं सही मायनों में? जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो वाजिब है कि अभी जो स्थिति जो थी सरकार बनने के बाद कि टीचर्स की बहुत भारी संख्या में कमी थी। अगर आप अनुपात निकाले तो 80 से 100 बच्चे एक टीचर के हिस्से में आते थे पढ़ाने में। वो निश्चित तौर पर एक डरावना अनुपात है जो कि 45 से 50 बच्चों तक होना चाहिए। इसलिए हमने एक कदम उठाया कि अगले 1 साल के अंदर, जिसमें करीबन 3-4 महीने ये बात जो हमने कही इसको हो भी चुके हैं, और अगले 7-8 महीने में हमने कहा कि 1 साल के अंदर 20,000 नए टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे, और ये जो रेशो है ये 50 तक लाने की पूरी कोशिश दिल्ली सरकार की रहेगी। और दूसरा जो मैं जो जहां पर ये मेरा बच्चा पढ़ता है, युगल जहां पर पढ़ता, आप अगर उस देहात की अगर बात करें, दिल्ली देहात की, तो वहां की हालत ये है कि वहां पर अगर आप 10th में जाएंगे तो वहां पर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 7th में जाएंगे तो वहां पे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर के पास 20-20 बच्चे हैं। ये हालत अभी दिल्ली देहात की है। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबने प्राइवेट, आप समस्याएं तो गिनवाते थे तब अच्छे लगते थे गुलाब सिंह जी, ये समस्याएं गिनवाकर आप सत्ता में आए, लेकिन आपको सत्ता में आए हुए इतना वक्त हो गया, कितने एग्जाम्स आपने वाकई में कंडक्ट करा दिए हैं? आपको मालूम है कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट तो है, लेकिन टीचर्स जो हैं वो गायब हैं अभी भी स्कूल से, टीचर्स नहीं है, उनके एडमिशंस जो टीचर्स के लिए जो एंट्रेंस है वो आप कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे में आप वाकई में कब कराएंगे?
टेम्पररी बेसिस से आप वाकई में कितनी अच्छी बिल्कुल, एजुकेशन दे बिल्कुल, पाएंगे? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नहीं हमारे नहीं, ये साथ कुछ बहुत ही जल्द हमने कहा। देखिए ये हम देखिए पिछले जी मैं आपसे सवाल लेती हूँ, पिछले जरा मैं 20 आपके साल बच्चे से पुरानी पूछ लूं ये, कि उसे कैसा बीमारी महसूस थी हो और रहा इसको- है। हमारे साथ युगल यादव है। युगल, आपको पापा ने स्कूल चेंज करा दिया आपका? हाँ क्यों कराया, बताया क्यों करा रहे हैं? हाँ, क्या बोले? वो बोले कि यहाँ पे है ना अच्छी पढ़ाई होएगी। पुराना स्कूल कैसा था? वहाँ पे आपके सब दोस्त होंगे, टीचर्स भी जानते होंगे। कितने टाइम से पढ़ रहे थे पुराने स्कूल में? पुराने स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा था। कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से। तो अच्छा लगता था वहाँ पर? हाँ, अच्छा लगता था। तो फिर अचानक से क्यों बदल दिया आपका स्कूल? जबरदस्ती बदला? नहीं। तो आपको बदलने का मन था? हाँ। चलिए, बच्चा है, वो कह रहा है कि उसका मन तो वहां भी लगता था, उसको सब कुछ वहां भी अच्छा लगता था, नई जगह भी खुद को उसने एडजस्ट कर लिया। ऐसा तो नहीं रेखा जी कि पति जो है राजनेता हो गए हैं, अपना सबक देते देते बच्चे के मन से खिलवाड़ कर बैठे हैं? अच्छा वाला सब कुछ सेटल था, उसको उठा के कि चलो भाई अभियान चलो, क्योंकि एक मैसेज देना है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा करते थे चुनाव से पहले कि मैं राजनीति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में करवाऊंगा, और जब हम ही अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं डालेंगे तो और कौन डालेगा। अपने से ही शुरुआत करेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे टीचर लाएंगे और सभी सुविधाएं करेंगे। चलिए गुलाब सिंह जी, आपका सराहनीय कदम है, सोच अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बेचारे बच्चे की क्या गलती थी कि 2 साल से आराम से स्कूल में दोस्त बना लिए, टीचर से अच्छी रेपो हो गई, उठा के पापा ने कहा कि चलो भाई अब सरकारी में पढ़ लो, क्योंकि मेरी सोच जरा बदलनी है, मुझे समाज बदलना है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस सराहनीय सोच के साथ साथ एक काम और करें कि जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम भी उतनी तत्परता से करें जितनी तत्परता से आपने अपने बच्चे का स्कूल बदला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अच्छे टीचर्स के बिना तो अच्छी पढ़ाई हो नहीं सकती। न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगले 1 साल के अंदर मेरी ही विधानसभा नहीं, दिल्ली के हर स्कूल के अंदर सभी रिक्त जो स्थान है टीचर्स के वो भरे जाएंगे। और जहां पर भी अभी देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, कई जगह पर कॉमर्स नहीं है, साइंस के कोर्सेज, ये सारी की सारी सुविधाएं अगले साल के अंदर देने जा रहे हैं। और ये हम आपको बिल्कुल विश्वास और दावे के साथ कहते हैं कि दिल्ली के हर सरकारी स्कूल की जो अब हालत है वो अगले 1 साल के अंदर सुधरने जा रही है, और कुछ नए मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं। और अभी युगल ने आपके सामने बात रखी, मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकारी स्कूल में कराने का एक और फायदा बेनिफिट जो मैं बताना चाहता हूं आपको, कि हमारे लगभग सारे सरकारी स्कूलों में जो गेम्स हैं, जो खेल का जो है वो एक एक्स्ट्रा आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। मेरे जहां पर युगल का हमने एडमिशन कराया वहां पर आप देखेंगे, आप स्कूल की अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो हिंदुस्तान की हॉकी टीम को कई सारे प्रतिभावान खिलाड़ी स्कूल ने दिए हैं। आप रेलवे टीम में जाइए, आप नेवी टीम में जाइए, आप आर्मी टीम में जाइए, लेकिन गुलाब जी, हर सरकारी स्कूल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। मेरे घर के बगल में ही न्यूरॉक रोड पर ही एक सरकारी स्कूल है जहां पर आपको बमुश्किल खेलने के लिए पार्क भी मिलेगा। मैं समझ पा तो रहा ऐसा हूं नहीं है कि हर स्कूल जो है आपके बच्चे आपके इलाके में पढ़ने वाला एक आउटस्टैंडिंग स्कूल है। देखिए, विद्यालय भी बिल्कुल होते हैं। आपने सही मैं कहा। आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन स्कूलों को बहुत करीब से और बहुत मेहनत कर चुके हैं बातचीत हमारे साथ हमने हैं। उसके लिए भी हाँ, और हमारे साथ जेएस राजपूत भी, पूर्व डायरेक्टर है एनसीईआरटी के, वो भी जुड़ गए हैं। राजपूत साहब, एक बात बताइए, सिलेबस वही, किताबें वही, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल कर आता है तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। ऐसा क्या कमी रह जाती है? आप तो बच्चों का सिलेबस तय करते हैं कि पढ़ेंगे क्या, उनका आधार आप ही लोग बनाते हैं। हाँ, मेरे जैसे लोगों ने 1960 के बाद देखा है कि सरकारी स्कूलों की साख कैसे गिरी है और कहां तक पहुंच गई है। हमने संख्याएं बढ़ाई, मगर हमने और बहुत सी चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम है ये, जो निजी स्कूल है वे उनका शिक्षक अनुपात बच्चों के साथ ठीक होता है, अनुशासन होता है, वहां पर कार्य प्रणाली की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए अंतर तो आएगा ही। और मेरा एक बहुत एक अनुमान है कि देश में करीब 60-65% बच्चों को जिस स्वीकार्य स्तर पर शिक्षा मिलनी चाहिए उसके बहुत नीचे की शिक्षा थी। 30-35% को अच्छी शिक्षा मिल जाती है। बिल्कुल, और सबसे हैरानी की बात यह है कि एनसीईआरटी की किताबें जो हैं, अगर हम बात करें, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसके अलहदा भी अब सप्लीमेंट्री किताबों की भी जरूरत
महसूस होने लगी है। दूसरा स्कूल आपको एक टोटल एक्सपोजर देने के लिए छोटे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं कि वो अच्छी किताबें पढ़े, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में ये सिलेबस से बाहर है। तो सिलेबस को भी कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडर्न बनाने की जरूरत है। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इस अदालती फरमान के बाद सरकारी स्कूल जो हैं कुछ सुधरेंगे, और क्या यही एक समाधान है या फिर समस्या कहीं और गंभीर है? इसको समाधान नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि अंततः जब कुछ नहीं हो रहा तो ये कर दिया जाए। ये उस तरीके की व्यवस्था है कि किसी चोर से घर रखवा दिया जाए। स्थिति ये है कि स्कूल में मान लीजिए 10 अध्यापकों की आवश्यकता है, 10 नहीं है, 6 हैं, वो कक्षा में क्यों नहीं जाते और उनकी निगरानी क्यों नहीं होती? कोई अधिकारी वहां नहीं जाता, और यदि जाता है तो क्लास तक न जाके ऑफिस में बैठ करके वही चाय पानी करके चला आता। ऐसा क्यों है? और जो भी अंदर शिक्षक हैं वो अगर 2 घंटे रुकेंगे, 1 घंटे रुकेंगे, पढ़ाएंगे कितनी देर ये नहीं पता होता है। आपको एक आश्चर्यजनक बात बतावें जो सुन के मन कांप उठता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते प्राइमरी स्कूलों की, और वहां की शिक्षिकाएं, शिक्षक तो लेज मंगा के खुद खा रहे होते हैं। कई बार देख करके ये लगता है कि यदि ये बच्चे अपने माता पिता के सामने होते और माता पिता ने ये चिप्स अपने मुंह में रखा होता तो गले से निकाल लेते। क्या उन बच्चों के साथ ये मानसिक अत्याचार नहीं है? क्या ऐसा शिक्षक को करना चाहिए वहाँ? दूसरी ये स्थिति है कि कक्षा में पहुंच करके और मोबाइल मिला करके बात करते रहना, बच्चे शोर कर रहे, वो वहां टहल रहे। बिल्कुल। और अगर तनख्वाह के लिहाज से देखें, जो वक्त के अनुपात के लिहाज से देखें, जो आप ड्यूटी आवर्स होते हैं, उन तमाम लिहाज से देखें तो एक शिक्षक को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके पास ग्रीष्म अवकाश होता है, उसके पास अपनी शीतकालीन अवकाश होता है, उसके पास दूसरी छुट्टियां होती हैं और सुविधाएं सरकार देती है। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों को भी खुद के भीतर झांकना होगा, क्या वो अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर रहे हैं? उन्हें क्या वाकई में एक डंडे की जरूरत है? क्या इस तरह के अदालती फरमान की जरूरत है? उनकी खुद की आत्मा क्या उन्हें गवाही देती है? हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। एसपी सिंह जी, अदालत के इस फैसले पर सबसे पहले तो आप खुद एक अधिकारी हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये जो फैसला आया है उच्च न्यायालय का, ये हमारी जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली है, प्राइमरी और जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है, इस व्यवस्था के मुंह पे एक तमाचा है कि ये व्यवस्था इतनी खराब और बद से बदतर हो गई व्यवस्था कि हाथ से बाहर निकल गई, और न्यायालय को आगे आके प्रोएक्टिवली एक रोल प्ले करके ऐसा आदेश पारित करना पड़ा कि जिसमें यह कहा गया कि कम वाट में सारे अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण, सारे न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, उनके बच्चे, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, सबको एक डंडे से हाँक के सबको प्राइमरी स्कूल में भेज दीजिए और व्यवस्था सुधर जाएगी। देखिए, मैं ही मानता हूं ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है उत्तर प्रदेश की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था उसके प्रति। लेकिन अधिकारी तो लामबंद हो रहे हैं अदालत के फैसले के खिलाफ जाने के लिए। शिक्षा विभाग दोनों बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, हाँ, मैं अपनी बात कह देता हूं, आप उसके बाद फिर आप सुन लीजिएगा मेरी बात। देखिए, स्थिति ये है कि पहले मुर्गी आए या अंडा आए, पहले व्यवस्था को ठीक किया जाए, इस लायक किया जाए कि वो प्राइमरी स्कूल जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनके समकक्ष, उनसे बेहतर व्यवस्था हो। तो क्यों ना अधिकारियों, मंत्रियों और कर्मचारियों के अपने बच्चों को खुशी खुशी भेजेंगे वहां पे। आज की तो बदहाल व्यवस्था है जिसके बारे में आपको जानकारी है। नहीं, आपके बच्चे तो बदहाल व्यवस्था में ना जाए, लेकिन आम आदमी के बच्चे हैं नहीं, वहाँ स्कूलों में दरिया नहीं है, फर्नीचर नहीं है। तो किसकी जिम्मेदारी है ये लाने की? राजनेताओं की और अधिकारियों की? जाके पैर ना फटे भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब अपने बच्चे पे बीतेगी, जब अपने बच्चे को दरी पर बैठना पड़ेगा तो शायद बेंच भी आ जाएगा। ठीक बात है। देखिए ठीक बात है, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या ऐसी व्यवस्था में जहां की, देखिए, एक मानवाधिकार, बाल अधिकार का प्रश्न भी है। किसी बच्चे को, अभी जैसे एमएलए साहब बता रहे थे कि हमने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में अपना भेज दिया, हमने उससे निकाल लिया, उसको प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया। देखिए, इस तरह की बातें करना, सेखी बगारना और ये सब कहना, पहले तो प्राइमरी स्कूल सरकारी ही थे, हम लोग भी सरकारी में पढ़े हैं, तो उसमें बड़े बड़े लोगों को नाम लेने के वो सब सरकारी में पढ़े तो इतने बड़े लोग हो गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो अभी प्राइवेट स्कूलों का जाल बचा है, ये कॉमर्शलाइजेशन तो अभी हाल की घटना है, 15-20 साल की घटना है। इसके बाद ही तो प्राइवेट स्कूल आए हैं, उससे पहले तो सरकारी ही थे और सब लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करते थे। उसमें कोई सेखी बगारने की, बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता हूं क्यों ना इन स्कूलों की स्थिति इस आदेश के बहाने ही ठीक की जाए, और ऐसी ठीक की जाए सब लोग खुशी खुशी, सारे अधिकारीगण, सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजें।
किसी बच्चे को वर्तमान में आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको जबरदस्ती करके आप स्कूल में भेज दीजिए, ना दरी है, ना टीचर पढ़ाता है, ना टीचर है पढ़ाने वाला। मैं वही तो कह रही हूँ कि उसको देने की जिम्मेदारी किसकी थी? बाल अधिकार का हनन नहीं होगा? एक IAS अधिकारी 3 साल तक ऐसी डाले रखी आप, बड़ी नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन जब क्या होता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि दर्द तब महसूस होता है जब अपने पर बीतती है। क्योंकि अभी तक तो शायद तमाम अधिकारियों को, तमाम राजनेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दरियां हैं। क्या दरियां बदल नहीं सकती थी? आप लैपटॉप तो बांट सकते हैं, लेकिन दरियों की जगह बेंच नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप चुनावी जीत दिला देंगे। नहीं, आप जो बात कर रही हैं, आप अपने बच्चों को भेजिए ना यूपी में स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में नहीं, मैं तो आप जरा नहीं, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, IAS अधिकारी। कहना बहुत आसान है, मैंने कहा ना, आलोचना करना मेरे पास ये अधिकार नहीं है ना स्कूलों की व्यवस्था सुधारने का। अरे तो आप ही लोगों के अंदर जिम्मेदारी थी ना। आप भेजिए। नहीं, आप बताइए ना, तो क्या बात हो गई? बहरहाल जब मेरे बच्चे होंगे उसका फैसला मैं तब कर लूंगी, लेकिन ये बताइए ना मुझे आप, जब जिम्मेदारी नहीं निभाई है। नहीं, तो आप लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, निभानी चाहिए ना वो बात। नहीं, आप लोगों को अधिकार दिए जाते हैं। भाई जिम्मेदारी एक IAS ऑफिसर के पास देश की नीति बनाने का अधिकार होता है। वाजपेयी साहब, क्या ये सही कह रहे हैं? भर्ती होगी? मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं क्या आप अपने बच्चे को भेज देंगे सरकारी स्कूल में गाँव? आप सरकारी स्कूलों को समझ क्या रहे हैं? आपके हिसाब से सरकारी स्कूल किस प्रकार के? और यदि ऐसा नहीं है तो अपने देश का बचपन वहाँ क्यों भेजा जा रहा, क्यों बिगाड़ने के लिए भेजा जा रहा? आप तो हमारे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपसे हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। सरकारी स्कूल किस प्रकार के हैं आपकी दृष्टि में? क्यों नहीं भेजा जा सकता? उनमें क्या कमी है? और यदि ऐसा है तो फिर गरीबों के बच्चे क्यों भेजे जाए वहाँ? नहीं, कमी दिख रही है, आप दिल्ली के पहले सुधार कर दिखाइए ना। दिल्ली का सुधारिए तब बात करिए। दिल्ली का सुधार की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की भी कर रहा हूँ, वहाँ की भी कर रहा हूँ। कहाँ सुधार दिया? हमारे देश के अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इसका जो नैतिक पतन हो रहा है किसी भी प्रकार से। आप ये कह रहे हैं कि हम पढ़े थे, अरे हम भी तो पढ़े थे। देखिए मैं चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की नीतियां बनाने वाले लोग कह रहे हैं कि पहले अपने घर का सुधारिए। और गुलाब सिंह जी कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया, लेकिन अभी तक जितनी फुर्ती वो अपने बच्चे का स्कूल बदलवाने में दिखा सके, उतनी फुर्ती वो मनीष सिसोदिया जी के पास जाकर या केजरीवाल जी के पास जाकर ये कहने में नहीं दिखा सके कि जल्द से जल्द जो है टीचरों की भर्ती कीजिए, स्कूल तभी सुधरेगा। और NCERT की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि क्या कुछ सिलेबस में, क्या कुछ पूरे ढांचे में कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से स्थिति हो रही है। हमने हर पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस शिक्षक की बनती है जो स्कूल जाता है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। भले ही दरी हो, भले ही बेंच हो या AC हो, उसे तो शिक्षा का दान देना है। अगर वो ईमानदारी से देगा तो शायद ये जो व्यवस्था की कमी है उसे थोड़ा तो पाटा जा सकता है। आप सभी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।